हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी क्लासें दी जा रही हैं। यूपी पुलिस की मैराथन क्लासें दी जा रही हैं। किसी ने कमेंट किया कि सर इतना ही पढ़ लेंगे तो क्या उद्धार हो जाएगा। तो हमने कहा अगर अभी अभी आपने स्टार्ट किया तैयारी करना, है ना, अगर आपने 10-15 दिनों के अंदर तैयारी शुरू किया है तो आपका इन वीडियो से उद्धार हो जाएगा। बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो और बेहतर ही स्कोर आपका जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है। और अंतिम समय जी इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण आपकी वीडियो है, क्योंकि उतने ही क्वेश्चन हमने दे रहे हैं, उतना ही क्वेश्चन दे रहे हैं जितने से आपका पूरा कह सकते हैं कि जो पेपर है वो आपको मिल सके, है ना। यहाँ पर उतने ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जितने से आपका उद्धार हो सके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, क्या आवाज़ आ रही है हमारी, मिल पा रही है? कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा सी स्माइल भी कर दिया करिए। ज्योग्राफी की क्लास है और कम से कम आपके चेहरे में स्माइल तो होना ही चाहिए। चलिए, राम राम सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इस समय की अंतिम की जो आपकी लगभग कह सकते हैं हम आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास दे दिया है। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है, मैराथन क्लास है, इसी में सब कुछ आपका हो जाना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में आपका विभाजित किया गया है। तो चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है कि विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टाइम जोन के हिसाब से बात किया जाए तो विश्व को देखा जाए, है ना, विश्व के प्रत्येक 1 घंटे के अनुसार 24 प्रमुख आपके टाइम जोन होते हैं। मतलब प्रत्येक क्षेत्र में 15 अंश में देशांतर कवर कर देता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 24 आपके हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व को कितने टाइम जोन में, तो आपके सर 24 टाइम जोन में यहाँ पर बांटा गया है। ये टाइम जोन जैसे कि आपके भारत में एक जाता है 82.5, है ना, 82.5 पूर्वी देशांतर अपने भारत में जाता है, जो कि ग्रीनविच लंदन से अपने भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटा क्या है, प्लस है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया लंदन से जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है वहां से आपका भारत का जो टाइम है कितना आगे है, तो आप कहेंगे सर 5.5 घंटे आगे चलता है ना। और भारत का जो टाइम है वो आपका कितना है, 82.5 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए, बफरिंग हो रही है क्या भैया, बता देना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारत की मानक यमोत्तर रेखा कितनी है। चलिए देखिए, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को बताया कि भारत की जो यमोत्तर रेखा है वो आपकी कितनी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 82.5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया है आपका, पहला ही ऑप्शन में से राइट हो गया है, पहला हो जाएगा, है ना। हमने कहा सर ये जो आपकी जाती है कितने राज्यों से जाती है, तो भारत में से 5 राज्यों में जाती है। 5 राज्यों की अगर बात कर लेते हैं तो हमने कहा सबसे पहले आपके यूपी से जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए ये जाती है 5 राज्यों से जाती है। क्लियर हो गया है। चलिए अच्छा, अपने भारत में उत्तर प्रदेश में कहां से जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जाती है आपके नैनी के पास से जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अब देखिए अरावली श्रेणी से क्वेश्चन बनकर ही जाता है, 1 नंबर देकर ही जाएगा। देखिए अरावली श्रेणी की अगर बात करते हैं तो इसका सबसे ऊंचा शिखर है, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। और देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में किसका नाम आता है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में नाम आता है अरावली श्रेणी का आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। उस जंगल का नाम बताना है जिसे पृथ्वी के ग्रह अर्थात पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर आपका सी, ये है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर वन ज्यादा है ना, फॉरेस्ट अर्थात वर्षा वन ज्यादा है। देखा जाए दुनिया का 20% ऑक्सीजन, दुनिया भर का 20% ऑक्सीजन यहीं से आपको मिल जाता है, इसलिए पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अमेजन की बात करते हैं तो एक अमेजन नदी है और अमेजन नदी विश्व की चौड़ी नदियों में से पहला स्थान आता है। बहाव के हिसाब से ये पहला स्थान पर आता है, चौड़े के हिसाब से पहला, लेकिन लंबाई के हिसाब से पूछे लंबाई में सबसे विश्व में लंबाई में कौन सी पहली है, तो आपके लंबाई के हिसाब नील नदी जो आपकी है विश्व में पहले स्थान पर होती है। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। एशिया में कौन सी है, तो एशिया में यांगसी नदी जो कि आपकी चीन में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार आपके पाए गए हैं। जितना हम आपको बताते जाएं, जितना डिस्क्राइब करते जाएं, बस उतना ध्यान देते जाइएगा,
आपको पेपर आपको पूरी तरीके से लीक वाला हो जाएगा। देखो यूरेनियम खनन भंडार जो आपके पाए गए हैं ये आपके कहां पर पाए गए हैं, तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यूरेनियम भंडार आपके जो पाए गए हैं वो आपकी इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान है। हमने कहा जम्मू कश्मीर में भी पाया गया था, जम्मू कश्मीर भी पाए गए हैं। यहां पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका राजस्थान, इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। यूरेनियम जो कि दुनिया के दुर्लभ धातुओं में से, सबसे खनिजों में से एक माना जाता है, आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 4 हिल स्टेशन के नाम बताना है। देखिए भारत के 4 हिल स्टेशन आपसे कह रहा है। अब ये बताइए भारत के 4 हिल स्टेशन इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। यहां पर देखिएगा पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है यहां पर कौन सा पॉइंट है, कह रहा है भैया जो आपका दिया गया है मन्नार, है ना, क्या दिया है, मन्नार दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी पहला आपको कौन सा है, 4। इसमें कह रहा है कि सर जी दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों के सही क्रम में, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। अब जब दक्षिण से उत्तर पहुंचेंगे, दक्षिण में सबसे दक्षिण में जाएंगे, मन्नार मिलेगा। क्या मिलेगा, मन्नार, जो कि आपकी तमिलनाडु में है। कहां पर है, आपकी तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए कोडागू, कोडागू जो कि आप पड़ता है आपके कहां पर, कोडागू पड़ता है आपके कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर पहुंचेंगे, माउंट आबू आ जाएगा, माउंट आबू में पहुंच जाएंगे। इसके बाद पहुंचेंगे आपके डलहौजी, जो कि डलहौजी कहां पड़ता है, आपके हिमाचल प्रदेश में। तो यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा कौन है, PQRS, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला जो आपकी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, हमने कहा सर जी उत्तर भारत, है ना। यहां पर देखा जाए तो उत्तर भारत, और इसके बाद यहां पर देखा जाए तो इस प्रकार से जो आपका ये भारत आपका है, इनमें से जो अलग करती है श्रेणी वो आपकी कौन सी श्रेणी है जो अलग करती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए उत्तर भारत आपका यहां से ये हो गया, सॉरी नीचे वाला, और ये जो आपका उत्तर भारत आपका यहां से हो गया। तो इस बीच में एक रेखा होगी कहीं ना कहीं, है ना, कोई रेखा आपकी है, ये वाली जो रेखा आपकी है वो कौन सी है। तो इनमें से दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये है आपकी विंध्य की श्रेणी है। क्या है, विंध्य की श्रेणी है, जो आपके उत्तर भारत को और आपके दक्षिण भारत को क्या करती है, अलग करती है। तो आपका हो गया आंसर कौन है, यहाँ पर सी नंबर आपको बता देना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में आपका सही दिया गया है। पहाड़ी दर्रों के बारे में पूछा गया है, सही दिया गया है। देखो हमने कहा सर बोमडीला दर्रा कहां पड़ता है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में है, आप कहेंगे नहीं है। ये कहां पड़ता है, तो आपके पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पहला तो भाई गलत हो गया है। नाथुला दर्रा कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर सिक्किम में पड़ता है। कहां पड़ता है, तो आपके सिक्किम में पड़ता है, ये भी गलत हो गया है। लिपुलेख दर्रा कहां है, तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड में है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर रोहतांग दर्रा कहां पर है, तो आप कहेंगे रोहतांग दर्रा आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही क्रम आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए हिमालय की जो चोटियां हैं ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहला तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, है ना, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कितनी 8,848 है। कौन सा ऑप्शन आपको मिला है, 8,848, देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है धौलागिरी, 8,167 है, 8,167 धौलागिरी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बन गया। इसके बाद जो आपका है कौन सा, कामेट पर्वत की ऊंचाई है 7756 है, 7756 यहाँ पर आपका इसका डी हो जाएगा। फिर अन्नपूर्णा जो आपका आता है वो 80 आपका 91 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर देखिए कोई मिल रहा है क्या, पहला ऑप्शन देखिए आपका मिल गया है, पहला ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक क्षेत्र को कवर कर दिया है हमने, गागर में सागर कर दिया इस क्लास को, कि आप देख लेंगे तो हर एक वो चीज मिल जाएगी, हर टोटल चीज आपको मिलने वाली है। देखो कह रहा है कम से कम वर्षा की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्था तथा विविधताओं की औसत स्थिति वहां की जलवायु कहलाती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए जिस डिफरेंस ना हो। अगर इतने वर्षों बाद डिफरेंस होता है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा उस क्षेत्र में इस अवधि में से 30 वर्ष, मतलब कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्था में परिवर्तन या विविधता में परिवर्तन होना, यह होता है जलवायु। तो आप कहेंगे सर जी कितने वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष आपका होना जरूरी है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमांकन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि भैया जो रेडक्लिफ रेखा है ये भारत और किसके बीच आपकी जाती है रेखा, इनमें से क्या बन सकता है।
चलिए ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं और आपके सभी के जवाब आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ गए हैं। आंसर बनेगा ए नंबर है। ये जाता है भारत और किसके, पाकिस्तान के बीच जाता है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सर जी नेपाल के चीन के साथ कौन सी रेखा जाती है, तो आप कहेंगे चीन के साथ जाती है मैक-मोहन रेखा। क्या है, मैक-मोहन रेखा आपकी ऐसी रेखा है जो भारत और चीन के बीच यहाँ पर रेखा है, ठीक है ना। अगर पूछे सर जी कि ये बताइएगा कि एक हमने पढ़ा है कौन, यहाँ पर डूरंड रेखा, तो आप कहेंगे सर जी डूरंड रेखा जो आपकी है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। अब ये जो नेपाल दिया है बेचारा, नेपाल के साथ कौन सी रेखा है, तो नेपाल और भारत के बीच में है जीरो रेखा। याद रखिए नेपाल और भारत के बीच जो रेखा है वो आपकी जीरो रेखा, इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेक कह रहे हैं नेक नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, 2 राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर आपकी बहती है। तो यहाँ पर केन नदी है, माफ करिए, केन नदी है। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि 2 राज्य, एक तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो दूसरा आपका कौन हो गया, यहां पर देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों केन नदी जो आपकी है ना, ये आपकी आती है आपकी गंगा आपकी यमुना में मिलती है, आपके जो चिल्ला के पास, चिल्ला घाट बांधन पड़ता है वहां पे आप पढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि सर ये एमपी और यूपी की क्या है, ये आपके होकर बहती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है। 13 का ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। देखो भैया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उष्ण, जहां पर गर्मी होती है। गर्मी होती है तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए भारत में, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है कौन सा, केरल वाला एरिया है, यहाँ पर उष्ण भी है ना। तो आप कहेंगे सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए इन वनों में वर्ष में लगभग जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, तो इन स्थानों या इस वनों में लगभग आपकी वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक ही हो जाती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक ही हो जाती है दोस्तों, लगभग 200 सेंटीमीटर आपके पहुंच जाती है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत में देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, लेकिन आप अगर आते हैं मिजोरम में, इधर साइड आते हैं है ना, इस वाले भारत में, और जहाँ 7 सिस्टर है यहाँ पर आपके कैसे होते हैं, तो यहाँ तो उष्ण है लेकिन यहाँ पर हो जाते हैं समशीतोष्ण। कैसे हो जाते हैं, समशीतोष्ण, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ पर आपकी जाती है। नीचे जो आपकी जाती है वो भूमध्य रेखा आपकी जाएंगी, बहुत थोड़ा सा नीचे बहुत जाएंगे, तो भूमध्य रेखा की वजह से ये उष्ण होता है, और ये वाले आपके होते हैं समशीतोष्ण में आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियां हैं। देखिए अगर आप जाते हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच आपकी घाटियां, इनको दून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दून के नाम से, जैसे आपका देहरादून होता है। ये जो आपका मिलेगा आपके लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ही मिलेगा। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम दिया गया है। चलिए सबसे कम महिला लिंगानुपात जो आपका है वो आपके कहां पर है, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा। हमने कहा सर उत्तर प्रदेश का कितना है, आप कहेंगे सर जी लगभग 912 है। यहां पर देखा जाए सिक्किम में, तो सिक्किम में आपका करीब 800 कितना है, 890 आपका है। यहाँ पर पंजाब पूछे तो पंजाब का 895 है, कितना 895 है। बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा में है 879, कितना है 879 है। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता है, क्योंकि जितने भी सौर प्रणाली में जितने भी ग्रह हैं वो तो चक्कर लगा ही रहे, खुद का भी चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर बताइए 16 नंबर का जो ऑप्शन को राइट कर दिया जाए वो कौन सा आंसर है यहाँ पर राइट हो सकता है। चलिए क्या आंसर इसका राइट हो जाएगा, हमने आपको पढ़ाया भी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर। याद रखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक ही चक्कर लगाता है, 4 चक्कर नहीं लगाता है, एक ही चक्कर लगा। क्वेश्चन को घुमाया गया है, बस हमने कहा कि सर जी ये क्या है, सूर्य है।
अब यहाँ पर एक पृथ्वी है, अब इसमें चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा जब चक्कर लगा रहा है तो जब ये आपका एक चक्कर पूरा करेगा तो अपनी भी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो आपको बताना है सर एक चक्कर ही लगाता है, मतलब खुद यहाँ पर होता है, जैसे जलेबी बनते देखा होगा आपने, जलेबी देखा होगा कि ऐसे गुंडे मारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे मारते जाते हैं, तो एक चक्कर तो पूरा होगा ना। तो यहाँ पर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच फैलाव हुआ जो आपका है कितना है। चलिए, भारत की मुख्य भूमि के बीच जो आपका देशांतर का फैलाव हो कितना है। देशांतर रेखा आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, देशांतर पूछा गया है। अब देशांतर पूछा है तो देशांतर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ये आपका प्यारा भारत हो गया है। अब यहाँ से देशांतर रेखा एक यहाँ से जा रही होगी, एक रेखा आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास से जा रही होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका स्थान होता है ये होता है 68 अंश, 68 अंश 7 मिनट से ये दूरी जब आपकी पहुंचेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो ये होता है 97 अंश, कितना 97 अंश 25 मिनट होता है। तो आप कहेंगे सर यही होता है, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। और अपने भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का आपका अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये भी बात को याद रख लेना है। अगर यहीं पर अक्षांश रेखा पूछ लेता, अक्षांश होता तो हम लोग अक्षांश की बात करते, अर्थात अक्षांश रेखा यहाँ पर होती है 8 अंश 4 मिनट होता है। ऊपर जो जम्मू कश्मीर होता है वो 37 अंश लगभग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जब भी क्वेश्चन पूछे कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती तो आपको तो पता होना चाहिए, हमने कहा था मित्र पर गमछा झार, क्या ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार। अब यहाँ पर देखो, इससे देखेंगे तो आप कहेंगे मिजोरम है, त्रिपुरा है ना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। अब इनमें से देखा जाए कौन ऑप्शन नहीं मिला है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका उड़ीसा से नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा या तो उड़ीसा दिया होगा या तो यूपी दिया होगा, क्योंकि ये रेखा के बीच में जो रेखा आपकी गई है वो इन्हीं दोनों के पास से गई है। आप देखेंगे यूपी बिल्कुल के पास पड़ती है, उड़ीसा पड़ती है, इसलिए ऑप्शन को दिया जाएगा वो आपका या तो यूपी दिया जाएगा या तो आपको उड़ीसा दिया जाएगा, और पूछा जाएगा नहीं तो आपको आंसर लगा दिया जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात अर्थात झरना जिसकी ऊंचाई 1493 फीट आपकी है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल बताना है। क्या बताना है, कुंचिकल जलप्रपात जो कि आपके कर्नाटक में है ना। और याद रखिएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो एक और आपका जलप्रपात होता है जिसका नाम आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जलप्रपात को नहीं लगाना, आपको लगाना है यहाँ पर, इसको लगाना है, कुंचिकल वाला लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है। प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है 20 नंबर में। हमने कहा सर प्रशांत के रिंग को क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पर आंसर नंबर क्या बनेगा, तो कहेंगे सर जी इसे आग कहते हैं। मतलब ये क्या हुआ आपको बताते हैं, जैसे प्रशांत महासागर है तो वहां पर क्या है कि भैया जो आपकी ज्वालामुखी वगैरह है ना, ज्वालामुखी वगैरह भूकंप वगैरह बहुत आते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या ज्वालामुखी वगैरह फटते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा रिंग जैसा बन जाता है, इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जी प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है। तो ये होता है आग का एक प्रकार से रिंग होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। देखो क्वेश्चन में आना है, मतलब कुछ पेपर में हो या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलना है, ठीक है ना। हमने हर एक को समाहित कर दिया है जो कि एग्जाम में पूछी जानी है। हाँ ये भैया हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि भैया देखो भीड़ जहाँ होती है लोग वहां पर भगते हैं, है ना। आज के समय में यही है, जहाँ भीड़ होती है लोग वहां पर भगते हैं, उनको लगता है बहुत कुछ वहां मिल रहा है। बाकी आपको हम जो दे रहे हैं वो विश्वास के साथ जुड़िए। हम आपको बता रहे हैं कि जब पेपर आप देंगे तो ये क्वेश्चन आपको पूरे निचोड़ वाले आपके रखे हैं, ठीक है। देखो भैया हमने कहा कि सर यहाँ पर किस राज्य में सबसे लंबी आपकी है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। 21 नंबर में हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए सबसे लंबी तटरेखा जो आपकी है वो किसकी है, 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर गुजरात की जो तट रेखा है किसकी है, गुजरात की तट रेखा है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा गुजरात की रेखा, हमने कहा कितने राज्य हैं, सबसे पहले यही पूछेगा कि कितने राज्य हैं जो तटीय रेखा हैं, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर सबसे पहला गुजरात होता है और इसी की लंबी तट रेखा होती है, सबसे लंबी होती है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर जो आपका आंध्र प्रदेश होता है उसकी दूसरे नंबर में है। कुल आपके जो आपके राज्य हैं वो 9 राज्य आपके हैं जो कि देखा जाए कैसे हैं, तो तट रेखा में आपके हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है। चलिए बताइएगा इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलो यहां पर देखो आपसे कह रहा है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है, ये पूछा गया है 22 नंबर में। तो भैया 22 की अगर बात कर देते हैं तो यहां पर आप कहेंगे सर जी यहां पर आंसर बनेगा कौन सा, ए नंबर, ये होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। हमने कहा कैसे दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना है कि उष्णकटिबंधीय, सबसे पहले आपके जो चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, चंदन के पेड़ कहां पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर जी हम लोग जब जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु, ऐसे एरिया में जाते हैं, जब ऐसे में जाएंगे तो हमने कहा था कि ये वाला एरिया होता है उष्ण होता है, हमने कहा सदाबहार उष्णकटिबंधीय होते हैं यहाँ पर, तो उसी से आपको दिमाग लगाना है कि भैया ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो आपका इनमें से कौन है, तो दोस्तों याद रखिए ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कौन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसे हम लोग सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसको ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। हीरा यहाँ पर देखा जाए एक जिला पड़ता है पन्ना जिला, कौन पड़ता है, पन्ना जिला पड़ता है, पन्ना जिला में हीरा का उत्पादन आपका होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मधेसी जनजाति भारत और के पड़ोसी देश में आपकी है। देखो मधेसी जनजाति ये भारत और उसका जो पड़ोसी देश है नेपाल, कौन है, नेपाल है, इसका आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ के निवास करने वाले जो स्थानीय लोग होते हैं वो नेपाली लोग को मवेशी कहते हैं, अर्थात नेपाली लोग जो होते हैं उनको मधेसी कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है। यहां पर बताइएगा ऐसा कौन सा पर्वत शिखर इन 4 ऑप्शन में दिख रहा है जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका इनमें से लग रहा होगा। आंसर इनमें से क्या हो जाएगा 26 नंबर में। तो भैया 26 की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर इनमें से जो ऑप्शन है ये है आपका कंचनजंगा है। K2 तो दिया नहीं गया है भैया, K2 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, K10 दिया गया है, तो K10 तो कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल सी बात है, आप लगाएंगे कंचनजंगा जो आपका है ये सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, याद रखिएगा। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर आपके स्थित है और इस पर्वत को बर्फ के 5 खजाने के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि बर्फ के 5 खजाने के रूप में पर्वत जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है, तो भैया कंचनजंगा को ही जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन पूछे दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी कौन है दुनिया की, तो ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी है कंचनजंगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रफल अधिकतम वृद्धि देखी गई है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 थी, इसमें सबसे ज्यादा जो वन वृद्धि देखी गई है, एक क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में देखी गई है। कहां पर, जो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी इनमें वनाच्छादन में वृद्धि जो आपकी हुई है, क्या वृद्धि जो हुई है वो देखी गई है आपकी किसमें, आंध्र प्रदेश में देखी गई है। इसके बाद आपका तेलंगाना आता है दूसरे नंबर में, ठीक है, दूसरे नंबर में जो आता है वो तेलंगाना आता है, दूसरे नंबर में आपका तेलंगाना आता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है उड़ीसा, क्या आता है, उड़ीसा आता है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आता है सर जी एमपी क्या है, तो एमपी में दोस्तों क्या है, एमपी में सबसे ज्यादा वन है, लेकिन वृद्धि जो आपकी हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। दोनों को मतलब समझिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए
बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है आपकी, तो देखिए गंगा की सहायक नदी रामगंगा है ना। यहाँ पर देखिए ये रामगंगा है, यहाँ पर यमुना भी है, घाघरा भी है, और भी ढेर होती हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब हो जाएंगे। लेकिन भीमा नदी जो आपकी गंगा की है क्या, नहीं है। आप कहेंगे भीमा नदी तो दक्षिण भारत में बहती है, ये है आपकी कृष्णा नदी की, किसकी है, तो आपकी कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। हर एक चैप्टर को हमने इसमें मिक्स कर दिया है, कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपका बाकी ना हो, हर चैप्टर को इसमें मिक्स किया है। वो चीजें नोट करना है, वो चीज इसमें इन्वॉल्व किया है जो कि एग्जाम में पूछी गई है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो भैया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आप कहेंगे सर बांदीपुर आपके कर्नाटक में है। कहां पर है, सी नंबर है, ये आपके कर्नाटक में है। और इसमें देखा जाए तो जैसे आपके बाघ है, चीतल है, जंगली कुत्ते आदि सब आपके पाए जाते हैं। अब देखिए कर्नाटक में कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपके मिलेंगे। कर्नाटक में जैसे कि आपका होता है क्या, मधुमलाई, क्या होता है, मधुमलाई। मधुमलाई जो आपका है, मधुमलाई, ये भी कहां पड़ता है, आपके कर्नाटक में ही है दोस्तों, याद रखिएगा। केंद्रमुख, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा केंद्र जो आपका मुख है, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो ये भी आपका यहीं पर आपका है, ठीक है। नागरहोल, नागरहोल जो आपका है ये भी कहां पर है, आपके कर्नाटक में ही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं। दोस्तों यहां पर बताना है इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए भैया वीडियो में लाइक शेयर करते चलिएगा, है ना। और ऐसी वीडियो को अगर लाइक शेयर नहीं करते हैं तो आप समझिए कि कंजूस की श्रेणी में नंबर 1 आपके आते हैं। भाई ऐसी वीडियो को जिसमें से अगर हम चाहें ना, मतलब इस क्लास को भैया इतना नंबर 1 क्लास दे रहे हैं, हम खुद विश्वास करते हैं कि आपको इतनी बेहतरीन क्लास दे रहे हैं, शायद ही हमें कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो भैया जितने लोग हैं ना, तो कंजूसी ना करिए, एग्जाम के समय कंजूसी करने से कोई फायदा नहीं है। मेहनत आप कर रहे हैं तो भैया मेहनत का पूरा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए देखो भैया कि भारत में कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं। 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी केंद्र शासित भी दिया है और राज्य दिया है, सिंपल सी बात है, आंसर आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है और एक ही बार लाइक करिएगा, ज्यादा बार लाइक नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या फायदा रहेगा, ठीक है। एक ही बार सब लोग दे दीजिए लाइक, बस उतना ही ज्यादा सही है। क्लियर है, चलिए कह रहा है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम से जानते हैं। चलिए बताइएगा भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं, यहां पर बताना है। तो भैया पूर्व का एथेंस कहा जाता है ये जो आपका मदुरै है। कौन है, मदुरै शहर कहां बसा है, तो आपकी बैगई नदी के किनारे बसा है। कहां है, तो आपके बैगई नदी के किनारे ये आपका बसा हुआ है ना। और ये देखा जाए किसके तट पर, आपके तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के तट पर आपका मदुरै है। मदुरै को 2 विशेषताओं के कारण बोलते हैं पूर्व का एथेंस, है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। एथेंस मतलब एक ग्रीस, पैथियंस एक ऊंचा शीर्ष जगह भी है ना। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से 5वां ग्रह पूछा गया है। हमने कहा सर हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से 5वां ग्रह इनमें से कौन सा है, तो सूर्य से कह रहा है, इसका मतलब दूरी में पूछा है, क्रम से पूछा है कि क्रम के हिसाब से कौन सा है। तो हमने कहा सर ये आपका सूर्य है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ये 5वां आपका हो गया है कौन, बृहस्पति। कौन है, बृहस्पति हो जाएगा। हमने कहा सर जब बृहस्पति आपका दिया है तो ये भी क्वेश्चन आपका आंसर हो गया कौन, बी नंबर हो गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा जो आपके कह सकते हैं उपग्रह हैं वो किसके हैं, सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं दोस्तों वो किसके हैं, बता सकते हैं। सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं वो आपके किसके हैं, ये भी आपको कमेंट करना है। हम आपको हमेशा बताते हैं जब अपडेट हुआ क्वेश्चन होता है ना। बहुत लोग नए स्टूडेंट जुड़े हैं, है ना, जो नए जुड़े हैं उनको नहीं मालूम होगा, तो वो बताइएगा सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं किसके हैं। तो आप कहेंगे शनि के हैं, लगभग 145, 82 नहीं है, लगभग 145 लगभग आपके हो चुके हैं शनि के, और 94 या 95 लगभग हो गए हैं बृहस्पति के हो गए हैं, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछे कि भैया जो आपका चंद्रमा होता है, चंद्रमा ये आपके सौर मंडल में कौन से नंबर का उपग्रह है बड़े के हिसाब से, तो आप कहेंगे सर जी 5वें नंबर में पृथ्वी आती है ना, और 5वें नंबर में ही आपका चंद्रमा भी आता है जो उपग्रह में पूछा जाए तो, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है। अब ये बताइए, साक्षरता आपके सामने दी गई है, अब ये बताइएगा कि साक्षरता के हिसाब से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है, यहां पर बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं,
यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहां पर दिया गया है पहला पॉइंट कि पुरुषों की साक्षरता है 82.14%। ठीक है, क्लियर है, मतलब सभी भारतीयों स्तर पर देखा जाए साक्षरता दशमलव तो आपकी 74 आपका यहां पर दिया है। यहां पर दिया है महिलाओं के दिया है 74 दिया है। अब आप बताइए कौन सा आंसर सही कर दिया जाए, कौन सा आंसर ज्यादा बेस्ट आपकी है। तो इसमें देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, केवल और केवल फर्स्ट आपका सही है। क्योंकि यहां पर पुरुषों की जो साक्षरता है वो है आपकी कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता है 82.14 है ना। और यहां पर महिलाओं की है वो आपकी लगभग देखा जाए तो आपकी 65 आपकी है 65 है। तो महिला वाला तो आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, मात्र यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा कि कह रहा है भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं। और सोने के भंडार कहाँ मिलेंगे, तो सोने के भंडार आपको मिलते हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य में कोलार की खाने हैं, है ना। कर्नाटक राज्य में जो कोलार की खाने हैं ये सर्वाधिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर आपके सोने का उत्पादन आपका होता है, सोने के भंडार आपके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीने में की जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपसे राय है सर जी जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल होती कब है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो आपकी जुलाई अगस्त महीने में आपकी होती है। कब, जुलाई या अगस्त महीने में आपकी हो जाती है, या तो आपका जून जुलाई कर देगा। अब आप देखिए आंसर क्या दिया है, और ऐसा कोई ऑप्शन दिया हो तो आप लगा दीजिएगा। हमने कहा योरेज आपको लगा देना है तो सितंबर अक्टूबर आपको लगा दीजिएगा। हमने कहा योरेज आपको लगाना है, योरेज में जो नियरेस्ट आपका दिया गया हो उसको आपको लगाना है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, यहां पर याद रखिए इसका जो आंसर है भीलवाड़ा, क्या है, भीलवाड़ा। तो दोस्तों नोट करिएगा, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं ये आपके भीलवाड़ा को कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां पर अपने वस्त्र के लिए आपका जाना जाता है, सबसे ज्यादा कपड़े की कंपनियां यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं। अब आप ये बताइए कि भैया आपको देखा जाए एक क्वेश्चन होता है जयपुर को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। राजस्थान में एक सिटी है जयपुर, तो जयपुर को क्या कहते हैं। चलिए राजस्थान को बताइएगा जयपुर को क्या कहते हैं राजस्थान में, तो इसे बोलते हैं गुलाबी नगरी। क्या बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं, या तो इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसे भारत का पेरिस के नाम से भी जानते हैं। क्या, भारत का पेरिस किसके कहते हैं, तो भारत का पेरिस किसे कहते हैं, तो आपकी जयपुर को ही कहा जाता है। इसे गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। ये जो उदयपुर दिया है इसका काम क्या है, उदयपुर, उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। क्या, इसे झीलों का शहर भी कहते हैं, झीलों का जो शहर कहा जाता है ये आपके किसे कहते हैं, तो आपके उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और अगर जोधपुर को पूछे, एक और होता है जोधपुर, और जोधपुर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है नीली नगरी या ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर भारत में एक शब्द होता है मकराना, है ना, मकराना शब्द आपने नाम सुना होगा। मकराना से भारत का संगमरमर, अर्थात भारत का संगमरमर शहर कहते हैं मकराना, जो कि सबसे सुंदर आपका कह सकते हैं कि वो जो होता है संगमरमर यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। जो भूरा कोयला होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों निम्न श्रेणी का भूरा कोयला जो कहलाता है इसे कहते हैं लिग्नाइट कोयला। क्या बोलते हैं, लिग्नाइट कोयला जो होता है ये, इसे भैया अक्सर भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। सबसे कम कार्बन मात्रा वाला कोयले की निम्न कोट यही होती है, निम्न कोट आपकी यही होती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल इनमें से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा गया है, और सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, यहां पर 38 का ऑप्शन देना है। तो भैया सहारा मरुस्थल, क्या है, सहारा मरुस्थल जो ऑप्शन डी दिया गया है ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये सूडान के उत्तर से देखा जाए 1300 किलोमीटर चौड़ाई और एटलस पर्वत के दक्षिण से 5600 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये आपका बसा है। तो दोस्तों सहारा मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल भी आपका है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर संकेंद्रित है। तो वायुमंडल में पूछा गया है कि ओजोन परत जो आपकी मिलेगी वो आपकी कहां पर मिलेगी। हमने कहा था वायुमंडल की परतें आपको पढ़ लेना है। यहां पर देखिए एक आपकी परत होती है, इस प्रकार से हमने इसको 5 पार्टों में विभाजित कर दिया।
अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी ये होता है क्षोभ मंडल, क्या होता है, ये होता है आपका क्षोभ मंडल होता है, यहाँ पर ये होता है समताप मंडल होता है, ये मध्य मंडल हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो होता है वो आयन मंडल होता है, ठीक है, आयन मंडल होता है। लास्ट वाला बाह्य मंडल होता है। तो आपसे पूछा है वायुमंडलीय ओजोन परत, तो ओजोन परत पाई जाती है कुछ यहाँ पर और यहाँ पर पाई जाती है, और ये क्या है आपका समताप मंडल। तो आंसर बन जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछे मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्या पूछेगा, मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, बारिश कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर बारिश होती है आपकी क्षोभ मंडल में। कहाँ पर है, मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, बारिश होना, तूफान आना, ये सब आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिए कि भैया जेट वायु विमान कहाँ होते हैं, कौन, जेट जो विमान होते हैं, जेट विमान जो उड़ते हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं, जेट विमान। तो आप कहेंगे जेट विमान के लिए चाहिए कि वातावरण बिल्कुल शांत हो, क्या हो, शांत हो, और शांत वातावरण होगा कहां पर है, तो आपकी कहां पर, समताप मंडल में। समताप मंडल में जेट विमान आपके उड़ते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया देखिए नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 40 नंबर ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। जिनको अच्छा नहीं लग रहा वो पेपर के बाद वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। जिनको अच्छा ना लगे पढ़ने में वो पेपर के बाद वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आगे पेपर मिलाकर, ठीक है। देखो भैया नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है और 40 की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का नाभिकीय संयंत्र एक ही है। कौन सा नाभिकीय संयंत्र है, ये है नरौरा। क्या है, नरौरा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। ये आपके यूपी में पड़ता है आपका नरौरा, उत्तर प्रदेश का आपके एकमात्र नाभिकीय संयंत्र है। अगर पूछे सर जी कि कैगा कहाँ पड़ता है, तो कैगा आपके कर्नाटक में है। क्या है, कैगा आपके कर्नाटक में है। इन शब्दों को भी मिला लेना जो हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैगा कहाँ है कर्नाटक, नरौरा कहाँ यूपी में है। ऐसा नहीं कि 75 क्वेश्चन में सोचो 75 क्वेश्चन होंगे, जितना हम बताते चल रहे हैं बस उसको भी नोट करते चलिएगा। देखो भैया कलपक्कम कहाँ है, तो कलपक्कम आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। यहाँ पर देखो काकरा पार पूछ लेता है, काकरा पार कहाँ है, आपके गुजरात में है। कहाँ पर है, आपके गुजरात में है। तो आपके चारे क्वेश्चन से आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर दिया है एक अक्षांश लगभग कितने के बराबर होता है। अगर एक अक्षांश की बात किया है तो भैया ये कितने के बराबर होता है ये बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या कर दिया जाए। चलिए एक अक्षांश लगभग कितने के बराबर होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए 111 किलोमीटर कितना होता है, 111 किलोमीटर आपका होता है दोस्तों। या तो कभी कभी मील में आ जाता है, कितने मील का है, तो याद रखिए कितने मील का होता है, तो 69 मील के लगभग बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित देश और राजधानी का युग्म आपका सही दिया गया है। तो देखिए कौन सी राजधानी कहाँ से है। पहला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं फ्रांस की राजधानी क्या मैड्रिड है, नहीं है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। क्या है, पेरिस हो जाएगी फ्रांस की राजधानी। अब ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या सिडनी है क्या, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, क्या है, कैनबरा है, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कैनबरा है, ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है सिडनी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ना ही तो आपका फर्स्ट सही है ना ही तो आपका सेकंड सही है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपको कुछ राजधानियां हम बता दें तो उन राजधानियों को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए है। जैसे हमने बताया सर जी कि चीन की राजधानी क्या है बता सकते हैं, चीन की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। क्या है, बीजिंग आपकी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछे भारत की तो जानते हो जापान की राजधानी बताइए, जो बहुत पूछी जाती है। जापान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे टोक्यो है। क्या है, जापान की राजधानी यहाँ पर टोक्यो हो जाएगा। अगर पूछे यूके की राजधानी क्या है, ये उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, यूके की बात हो रही है दोस्तों, लंदन। क्या हो जाएगा, लंदन। इनको तो आपको रट्टा मारना है ना। मिस्र की राजधानी बताइए, मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी आप कहेंगे काहिरा। क्या है, मिस्र की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर जी काहिरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटाव। क्या होता है, ओटाव होता है, ओटाव हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अभी हमने बता ही दिया कैनबरा। एक बता दीजिए अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो आपकी है क्या, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। क्या होता है, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स होती है, याद रखिए ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो आपका है ये कहाँ पर है, चलिए बताइएगा आंसर क्या बनेगा।
स्ट्रामबोली ज्वालामुखी दोस्तों याद रखिए एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। देखा जाए तो भैया भूमध्य सागर में है। कहां पर है? भूमध्य सागर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसको भैया क्या बोलते हैं? स्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है स्ट्रामबोली को, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया है। अच्छा ये बताओ किलिमंजारो कहां पड़ता है? किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो जो आपका पर्वत है ये कहां पड़ता है? किलिमंजारो जो पर्वत पड़ता है ये ज्वालामुखी पर्वत कहां पड़ता है? तंजानिया में। कहां पड़ता है? तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया में पड़ जाए, तंजानिया में। माउंट एटना आपके इटली में पड़ जाता है। ठीक है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जो आपका है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी पूछा जाता है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जो आपका है कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जी इक्वाडोर में है। कहां पर है? इक्वाडोर में आपकी हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे यदि हाँ कह रहा है वहांगहो नदी को है ना चीन का शोक कहते हैं। मतलब कह रहा है यदि वहांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? चलिए बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जी बिहार का अगर पूछा जाए बिहार का शोक तो बिहार का शोक क्या हो जाएगा? कोसी को कहा जाता है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा टेढ़ी नदी जो आपकी है कौन सी है? तो ये आपकी कोसी नदी ही है दोस्तों, याद रखिएगा है ना। यहाँ पर काफी नुकसान होता है ना। इसे बिहार का अभिशाप कहते हैं, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं और प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? क्या आप तुक्का मार के इसका आंसर लगा सकते हैं या ऐसे ही लगा सकते हैं तुक्का? थोड़ा सा तुक्का लगा दिया करें, दिमाग थोड़ा लगाया करें। तुक्का लगाएंगे जब दिमाग लगाएंगे। हमने कहा सर जी ये बताइए काजू होता कहां पर है? आप कहेंगे भारत में काजू होता है कहां पर है? तो आपके केरल साइड में आपका होता है। अब केरल में मानसून पहले आता है तो यहाँ पर बारिश जो होती है तो मिट्टी की उपजाऊ वाली भूमि से उपजाऊ वाली मृदा भग जाती है। तो यहाँ पर मृदा पाई जाती है लेटेराइड मृदा। कौन सी है? लेटेराइड मृदा। जो आपकी लेटेराइड मृदा होती है ना वहां पर आपकी पाई जाती है। याद रखिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि सर जी काजू के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है वो लेटेराइड मृदा आपकी होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? जवाब देना है। चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है लगभग सभी का सही है। ये है आपका ग्रीनलैंड है ना। दोस्तों याद रखिए ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप आपका है ना। और ये जो आपका अधिकार है इसमें किसका है? तो आपके नीदरलैंड का अधिकार है। सॉरी डेनमार्क का अधिकार है। इसमें जो अधिकार है डेनमार्क का अधिकार है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़े चार अगर पूछ लिया जाए कि सर जी पहला नंबर तो आपका ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे नंबर का आपका आ जाता है न्यूगिनी हो जाएगा। इसमें यहाँ पर बोर्नियो आपका हो जाता है, मेडागास्कर हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मृदा की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। मतलब मृदा अगर अम्लीय प्रकृति की हो गई है, कैसी हो गई है? मृदा अगर अम्लीय प्रकृति की हो गई है तो इसमें हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात जो आपका पीएच आयन होते हैं, पीएच आयन जो आपके प्लस होते हैं इनकी क्षमता को दर्शाता है ना। तो आप कहेंगे सर मृदा की अगर अम्लीयता हो गई है ना, अम्लीयता या क्षारीयता अभिक्रिया को निर्धारित करता है पीएच आयन होते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए गए हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान का मिलान आप लोगों को करना है। कह रहा है कान्हा जो आपका है किसके लिए जाना जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखिए बाघ के लिए जानते हैं। किसके लिए? बाघों के लिए जानते हैं। यहाँ पर बाघ हो जाएगा। काजीरंगा जाना जाता है एक सिंह के गैंडों के लिए जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर जी गैंडा के लिए आपका हो गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए जाते हैं तो आप शेर मिला दीजिएगा। और ऑप्शन जो आपको मिल रहा हो तो ऑप्शन मिला भी दीजिएगा। आप कहेंगे सर आंसर तो मिल गया बी ए सी, आपका आंसर हो गया बी नंबर। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मिलान करिएगा। यहाँ पर दिया है मिलान जो कि आपका दिया गया है 49 नंबर में। तो चलिए फिर 49 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है भैया कि यहाँ पर जो पड़ोसी देश के साथ समझौता हुआ है ना, सिंधु नदियां दिया है और पड़ोसी देश के साथ समझौता दिया है। देखिए सिंधु का जो आपका है सिंधु नदी का समझौता किसके साथ है? तो आप कहेंगे सिंधु का है पाकिस्तान के साथ है ना। गंगा नदी का किसके साथ समझौता है? तो गंगा नदी कहाँ जाती है? आप कहेंगे सर जी बांग्लादेश में जाती है। इसका मतलब बांग्लादेश से समझौता हुआ होगा। ये बांग्लादेश समझौता हो गया।
और यहाँ पर बचा है कोसी, और कोसी का हुआ है नेपाल के साथ हो जाएगा। बस बिल्कुल आसान आपका दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। 50 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा भूकंप को रिकॉर्ड करना है, और भूकंप का रिकॉर्ड करने के लिए होता है सेस्मोलॉजी। क्या होता है? सेस्मोग्राफ जिसे बोल दीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा, सेस्मोग्राफ हो जाएगा। और भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रेक्टर स्केल से मापा जाता है, रेक्टर स्केल से मापते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि भूकंप को मापने की 3 प्रकार के आपके होते हैं, 3 स्केल होते हैं। एक होता है रासफोरेल स्केल, एक मार्केली होता है, और एक रेक्टर होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में जानी जाती है। अब ये बताइए भारत की लैगून झील के रूप में किसे आप बोलेंगे? भारत की जो लैगून झील है इनमें से कौन सी झील है ये बताना है। देखिए भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर। ये जो आपकी है चिल्का झील है। दोस्तों आपको बताया गया है कि जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है, तो आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये कैसी झील है? आपकी लैगून झील है। लैगून झील मतलब होता है जो कि समुद्र के किनारे होता है, पानी धीरे धीरे रास्ता हुआ यहाँ पर अंदर आ जाता है। और ये भैया खारे पानी की है, और जब बारिश का समय आता है तो ये मीठे भी हो जाती है। तो ऐसी झील आपकी खारे मीठे दोनों की है, बाकी खारे की आपकी अधिकतर रहती है। ठीक है ना? तो ये आपकी है कौन सी? लैगून झील इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? ठीक है ना? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है, और ये भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बोलते हैं बैरन द्वीप पर आपका है, बैरन द्वीप। कौन है? बैरन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये आपके कहाँ पर है? अंडमान द्वीप में आपका स्थित है। अगर पूछे सुषुप्त ज्वालामुखी कौन है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी में आपका यहाँ पर आता है नारकोडम होता है। 2 ही ज्वालामुखी आपके भारत में, एक तो आपका सक्रिय है और दूसरा आपका सुप्त जो कि आपका नारकोडम है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। सूर्य से सबसे दूरी है पृथ्वी की, तो ये बताइए कौन सा महीना होगा? ये कौन सा महीने है? तो आप कहेंगे सर जुलाई का महीना है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे ज्यादा दूरी होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। और अगर यहाँ पर बात होती 3 जनवरी की, किसकी? 3 जनवरी की अगर बात होती तो वो हो जाता क्या? उपसौर, जो कि सबसे पास होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, मिलान करना है कि कौन सा चीज कहाँ पाया जाता है। तो पहले इसमें मिलान कर लीजिए, क्योंकि मालूम है तुक्का ही मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि हमें मिलान कर दें, अच्छे से आपको दिखाई पड़ जाए। देखो ग्रेफाइट जो आपका होगा वो होगा रमप्पा में होगा। शीशा पाया जाता है जावर में। कहाँ पर है? जावर में हो जाएगा। यहाँ पर लवण अर्थात जो नमक है आपके बेल्लारी में, ये हो जाएगा बेल्लारी में। चांदी जो आपका है वो आपके डिंडवाना, जो कि राजस्थान में आपका है। तो इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। नहीं शब्द आपसे दिया है। देखो सवाना घास के मैदान आपने तो हमेशा पढ़ा है कि भैया अफ्रीका में हैं, अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, लेकिन आपकी यूरोप में दोस्तों नहीं है। याद रखिएगा सवाना घास के मैदान है अफ्रीका की आधी सतह पर है ना। और याद रखिएगा मध्य अफ्रीका के, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बड़े भाग में शामिल हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है यूरोप में आपके दोस्तों आपके नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी जो आपकी है वो आपकी इनमें से कौन हो सकती है? एशिया की सबसे लंबी बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? हमने आपको पढ़ाया है इसी वीडियो में, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो आपको ना पढ़ाया हो इसमें से। ऐसे नहीं है आपका मास्टर वीडियो हो जाता है। क्वेश्चन कम होंगे लेकिन पूरा तरीके से ज्ञानवर्धक होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी पूछा गया है, और आप कहेंगे सर एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, जो आपकी है चीन में प्रवाहित होती है। कहां पर होती है? तो आपके चीन में इसे बोलते हैं यांगत्जी। क्या बोलते हैं? यांगत्जी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक तो नील आती है, और एशिया में पूछे तो आपकी यांगती हो जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लातविया की राजधानी इनमें से कौन सी है? लातविया की राजधानी इनमें से कहां है? इसका जवाब देना है। लातविया की राजधानी दोस्तों याद रखिए रीगा। क्या है? रीगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रीगा हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जादूगोंडा किस लिए जाना जाता है? पिछली बार ये क्वेश्चन आपका आया था। ये बताइए जादूगोंडा जो आपका है किस लिए जाना जाता है? जादूगोंडा ये भारत में है। कहां पर है? सिंहभूम जिला, जो कि जादूगोंडा आपका एक गांव भी पड़ता है। ये झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? झारखंड में।
और ये जाना जाता है दोस्तों यूरेनियम भंडार के लिए। किसके लिए? तो जादूगोंडा खान भारतीय राज्य के झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा है यूरेनियम भंडार आपकी 1987 में परिचालन आरंभ हुआ था, है ना। और ये भारत की पहली यूरेनियम की खान है। ये जो आपकी है जादूगोंडा, ये भारत की पहली यूरेनियम की खान है दोस्तों, याद रखिए। इसको ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो देखो यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमने कहा सर ये आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ का जो जनघनत्व सबसे कम है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? भारत का गहना जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो भैया भारत का गहना जो कहते हैं ना, वो नोट कर लीजिएगा। यहां पर जो आंसर आएगा ये हो जाएगा कौन सा? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मणिपुर। ऐसे याद रखिएगा कि मणिपुर, मणि हो गई, मणि एक प्रकार से इसको धारण कर लीजिए, गहना हो गया। तो आप कहेंगे सर जी कि यहां पर देखा जाए तो जो भारत का गहना कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मणिपुर जो आपका है ये 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके बीच में एक अंडाकार की घाटी है जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित एक आभूषण की दिखाई देती है, इसलिए इसको कहा गया भारत का गहना कहा गया है। राजधानी पूछे कि मणिपुर की राजधानी कहेंगे आपकी इम्फाल है। अगर पूछे कि यहाँ पर देखा जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की जो सीटें है वो आपकी 1 हो जाएंगी। लोकसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर? तो आपकी 2 हो जाएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों मणिपुरी तो आप जानते हैं शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मोटाई मापने के काम आती है? हमने कहा सर ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें है? आपके समताप मंडल में आपके पाई जाती है। मापने की इकाई पूछा है तो आपके सर डॉप्सन होती है, डॉप्सन मापी जाती है। ओजोन परत छिद्र कहां पाया गया है? तो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में आपका पाया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान कौन सा है? ये बताइए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपके हैं ये मिलते कहां पर हैं? ये कहां पर मिलेंगे दोस्तों बताइएगा। ये जो आपको मिलेंगे ये कहां पर मिलेंगे? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलेंगे वो आपके कहां पर मिलेंगे? चलिए बिल्कुल सही है, आप कहेंगे सर जी नीलगिरी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर नीलगिरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आप कहेंगे सर जी नीलगिरी की ऊंची चोटी है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगला मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कह रहा है सरिस्का और रणथंभौर किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ का सुरक्षित स्थान है, याद रखिए। यहाँ पर आंसर बनेगा सी नंबर है, ये बाघ के लिए बहुत ही संरक्षित है। देखा जाए तो 1973 में दोनों को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है औद्योगिक संयंत्र और इसके स्थान से आपको मिलान करना है। भैया यहाँ पर देखो दिया गया है आपके सामने कुछ पॉइंट आपके दिए हैं। बालको जो कि संबंधित स्थान आपके है कहां पर है? तो ये पड़ता है कोरबा में। कहां पड़ता है? कोरबा में पड़ता है, कोरबा आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसको जो आपका दिया गया है ये आपके बर्नपुर में पड़ता है, बर्नपुर जो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। NFL जो आपका है ये भटिंडा में पड़ता है, भटिंडा आपका हो जाएगा डी नंबर में। ICF जो आपका है ये कहाँ पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है, तो आपकी चेन्नई में हो जाएगा। जो भी मिलान मिल रहा हो मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि चिक्कामगलुरु जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर पर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। यह कौन सा जानवर आपका है? मतलब ये जो आपकी पहाड़ी बनी है ना, ये जो आपका पहाड़ी बनी है, ये जो आपसे क्वेश्चन, अरे वो ना भी दिखेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रट्टा भी नहीं मार पाओगे, इतना कठिन था, इसलिए उसको इस हिसाब से लगवा दिया है। देखो भैया कह रहा है कि भैया ऐसा कौन सी कह सकते हैं जो आपका केंद्रमुख है, एक कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी आपकी तीसरी ऊंची चोटी है। और देखा जाए आपकी कहां पर है? चिक्काम जिले में है। ये एक जानवर की तरह बनी है, ये कौन सा जानवर आपका है? तो दोस्तों याद रखिए घोड़े के चेहरे के जैसा बना है। कैसा है? तो आपके घोड़ा के चेहरा के जैसा ये बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब इस श्रृंखला में कन्नड़ भाषा में इसको कहा जाता है चिक्कम पुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, कौन सा? सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? बहुत अच्छी बात है कि ऐसा क्वेश्चन आपको याद है। चलिए, उत्तर प्रदेश में गंगा किस नदी में प्रवेश करती है? अब इतना तो आप बता सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में जो गंगा है वो प्रवेश करती है, वो आपके कहां पर प्रवेश करती है भैया? इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा?
तो यहाँ पर देखो पीलीभीत, आप कहेंगे सर जी पीलीभीत तो नहीं होगा, है ना, यहाँ पर पीलीभीत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, ये आपके बिजनौर में प्रवेश करती है। कहां पड़ती है, तो आप कहेंगे सर जी बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी, है ना, सबसे महत्वपूर्ण नदियों में है। उत्तरकाशी जिले में से गौमुख के पास से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी के नाम से, है ना, कई नदियां आपकी होती मिलती जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपके बिजनौर जिले में ये आपकी प्रवेश कर जाती है। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है, कौन सा जोड़ा सही दिया गया है। नदी आपके पूछा गया है देश और घास के मैदान। देखो केन्या में आपकी कह रहा है, केन्या में कौन से घास के मैदान होते हैं, तो ये कैंपास नहीं होंगे, सवाना घास के मैदान है। क्या है, सवाना घास के मैदान आपके मिलते हैं केन्या में। ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास है, आप कहेंगे बी नंबर आपका सही दिया गया है। वेनेजुला में दोस्तों याद रखिए लानोस घास के मैदान है, किसके हैं, लानोस घास के मैदान है। वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज नहीं है, यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान है। कहां पर है, प्रेरी घास के मैदान है। स्टेपीज जो मिलते हैं यूरेशिया में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो आपका ये कहां पर स्थित है दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। कब की गई थी, 1923 में की गई थी। ये जो डेयरी अनुसंधान है आपकी करनाल में पड़ता है। करनाल कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य इनमें से कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर जी सरदार सरोवर परियोजना से देखा जाए तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, है ना। ये संयुक्त परियोजना यहाँ की है, तो आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल, ये बताइए 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है किसको करता है। आप कहेंगे 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार, है ना, और आपके यहाँ पर आंसर कौन है, ए नंबर इसको हो जाएगा। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, जो आपका 10 डिग्री चैनल आपका है ना। देखा जाए तो ये निकोबार 572 द्वीपों से मिलाकर बना हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश आपका है। ठीक है ना। बैरन द्वीप भी आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी आपका यहीं पर आपकी है। चोटी की बात करें सैडल पीक आपकी यही चोटी भी है आपकी है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम में आपको बताना है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हमने कहा कुछ नहीं रट्टा मारना है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आपको एक ट्रिक बताया था, बचपन का सपना एमबीए। बचपन का सपना क्या है, एमबीए है। बस यही क्रम आपको रख लेना है। हमने कहा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, है ना, फिर यहाँ पर भूटान, फिर आपका अफगानिस्तान। इस क्रम में आप देखेंगे तो कौन सा आंसर आपको लग रहा है, चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो क्या इनमें से राइट हो सकता है, अब तो बता ही सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर जो आपका क्रम है वो आपका इनमें से कौन हो जाएगा, मिल गया है कि नहीं मिल गया है। नेपाल है और इसके बाद क्या दिया है, पाकिस्तान है, चीन है और आपका बांग्लादेश दिया है। मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कह रहा है आरोही क्रम में बताइए। किस क्रम में बताना है, आरोही क्रम में बताना है। तो इसका आप देखिए आंसर कहां से, नेपाल, फिर इसके बाद यहाँ पर कौन है, पाकिस्तान, फिर चीन, फिर आपका बांग्लादेश है, क्योंकि आरोही क्रम में पूछा है, आरोही नहीं पूछा है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह इनमें से कौन है। सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई पूछा गया बंदरगाह, और ये दोस्तों ये बंदरगाह है मुंबई पोर्ट है। क्या है, मुंबई पोर्ट है। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। मुंबई पोर्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि कोंकण तट पर बना हुआ बंदरगाह है। स्थापना 1873 में कब की गई थी, 1873 में आपकी की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत के नाभिकीय संयंत्रों में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। देखो कैगा राजस्थान में नहीं है, ये आपको रट्टा मार लेना है क्वेश्चन को। कैगा आपकी कर्नाटक में है। कहां पर है, आपकी कर्नाटक में आपकी है। यहाँ पर देखो कल्पक्कम दिया गया आंध्र प्रदेश में दिया है, तो आप कहेंगे कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कहां पर है, आपके तमिलनाडु में है। तारापुर कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जी महाराष्ट्र में है। कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में आपकी है। यहाँ पर काकरापारा गुजरात में है, यही इसका आंसर भी आपका सही है। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव सप्ताह जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं ये बताना है। तो हमने कहा सर अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के लगभग बीच में ये मनाया जाता है, संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। प्रथम बार जो मनाया गया था दोस्तों आपकी 1957 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। आपसे कह रहा है कौन सी नदियां हैं, तो चलिए भी देख लेते हैं इसका सही आंसर इनमें से क्या बनेगा। सहायक नदी आपसे पूछा है, तो ये बताइएगा कि गंगा की सहायक नदी आप कहेंगे सर जी सोन नदी हो जाएगा, है ना, सोन नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी की आपकी मंजीरा हो जाएगा, कौन, मंजीरा हो जाएगा।
कृष्णा नदी की आपकी कौन सी है, तो आपकी भीमा हो जाएगा। यहाँ पर पूछे यमुना की कौन सी है, तो आपकी गंगे सजी केन हो जाएगा। बस कितना आसान क्वेश्चन हो गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। ये जो आपका है बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया है, क्लियर हो गया है। तो भैया इस प्रकार से इसका मिलान कर लीजिए और इसी प्रकार से क्लास कंप्लीट होती है। बाकी एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भैया बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के बारे में आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। बेगम हजरत महल का एक मूल नाम पूछा जाता है, मूल नाम क्या था। और भैया देखा जाए तो 1857 की क्रांति में इन्होंने कहां से संघर्ष किया था और लास्ट में ये कहां पर चली गई थी, ये सब आपको जवाब देना है। और यहां पर देखिए आज की क्लास यहीं रखते हैं और देख सकते हैं कि पूरी क्लास में हमने 75 क्वेश्चन में पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट किया है। इसमें भारत की भी ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी है। इसमें देखिए आपके पर्वत, हिमालय, चोटियां, ज्वालामुखी, हमने सब कुछ कवर कर दिया है। अब समझिए कि इससे अच्छी वीडियो और क्या चाहिए भैया, जिसमें आपको सब कुछ समाहित कर दें। आपकी चाहे झीलें हों चाहे कुछ भी हो, सब कुछ इसमें मिल गया है। बस हमने बताया कि अगर क्वेश्चन 75 है तो उसमें जो हमने डिस्क्राइब करते हुए चले हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कहा है कि भैया भीड़ को देखकर दुनिया जाती है, जहां भीड़ होती है लोग वहां पर भीड़ और बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग हमारे से जुड़े हैं, जानते हैं, तो भैया वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने बताते हैं कि हमारे क्लास में रिपीटर बच्चे ज्यादा होते हैं। रिपीटर बच्चे मतलब हमेशा पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो हमेशा ही पढ़ते रहते हैं और हमेशा प्रैक्टिस हमारे चैनल पर चलती रहती है। सिलेक्शन देने में भी आपके यहाँ पर देखिए कम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना रख देते हैं। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना।